चलो तो आज हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, एक है इंट्रिंसिक जो कैसा होता है प्योर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक जो कैसा होता है इम्प्योर। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड मॉडल देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। मतलब आसान भाषा में इनकी केमिकल बॉन्डिंग देखनी है कि केमिकली इनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सबसे पहले देखोगे तो इंट्रिंसिक में हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों को ही लें तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस टाइप से अरेंज होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन किस टाइप से अरेंज होंगे? अगर मान लो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये हमने बना लिया, ये हमने सारे सिलिकॉन एटम्स माने हैं। लेट अस एज्यूम कि ये सिलिकॉन है। ठीक, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक ना। अच्छा, इसमें अब ये कैसे रहेगा, कैसे अपने स्ट्रक्चर में? किसी भी सेल में को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना तो ले सकता है। प्रैक्टिकली तुम लोग भी जानते हो कि 4 की शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा लगेगी, देना लेना दोनों में। ठीक है, तो उस इंथैल्पी चेंज को कंपनसेट तो कर नहीं सकते। एकमात्र ऑप्शन क्या है? लेट अस शेयर, हाथ में हाथ बढ़ाओ और शेयर करो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये इधर एक और से बना लिया, और ये इधर, समझे? तो ये मैं इस सिलिकॉन एटम की बात करता हूँ। तो ये क्या किया, अपने अड़ोसी पड़ोसी 4 लोगों से अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को बांटा और सबको बोला कि भाई जब तुमको ज़रूरत हो तो तुम ले लेना, जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मेरे को दे देना। इट्स लाइक कि ये 2 किताबें हैं, तो एक इसने खरीद ली, एक इसने खरीद ली। अब ये मिल बांट के पढ़ेंगे उन किताबों से, जब उसको ज़रूरत होगी वो रख लेगा, जब इसको ज़रूरत होगी तो ये रख लेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे अभी हम लोग कंडक्शन के बारे में जाएंगे। उससे पहले देखो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इसमें यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। हम लोग 99% तक इम्प्योरिटी की गारंटी लेंगे। फिर से अनफिजिएबल लग रहा होगा, बट हाँ लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो शेप होता है ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। ये सब तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा केमिकल बॉन्डिंग से, इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिख रहा है, हर एक के लिए बनेगा ऐसे बॉन्ड, तो इसको हम लोग डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि लो टेम्परेचर पे तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बॉन्डेड होंगे अपने बॉन्ड में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। अब इनकी एनर्जी जब बढ़ती जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये अपना बॉन्ड तोड़ लेंगे, और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? आज़ाद। और जैसे ही वो आज़ाद हो जाएंगे तो वो करंट कैरी करने के लिए फ्री हो जाएंगे। सो दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग करंट। क्या ये बात समझ में आई? अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला फ्री हो गया, ये उठ के यहाँ से फ्लो हो गया करंट। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये अगर इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जो तुम लोगों ने डिफेक्ट में देखा हुआ होगा। ठीक है, कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ वैकेंसी, और जिसको हम लोग इस चैप्टर में होल बोलने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, इसको ही हम लोग होल बोलते हैं, और ये एक इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। मतलब टू अंडरस्टैंड द कंडक्शन ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर्स, हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि ये होल भी एक पार्टिकल है, और ये जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी तरीके से ये भी मूव करेगा, बट एक्चुअली होल मूव नहीं करता है। ये भी हम लोग आगे धीरे धीरे सब चीज़ों को देखेंगे। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के टूट के फ्री हो रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, जो इसमें हम लोगों को सप्लाई करना पड़ेगा थ्रू हीटिंग, टेम्परेचर की वजह से जो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लें कि हमारा जो Eg है ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्री होंगे कंडक्शन के लिए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए।
तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट फ्री फॉर अ टेम्परेचर ऑफ T विथ एनर्जी बैंड गैप Eg, एनर्जी बोल सकते हो तुम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो होता है CE की पावर माइनस Eg डिवाइडेड बाई 2kT। ठीक है, यहाँ पे K जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Eg जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, आसान भाषा में। ठीक है, T क्या है, दैट पर्टिकुलर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। ठीक, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जानते हो तुम लोग, और C एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इस पे तुमको कभी कोई सवाल नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियली वैरी करता है। सो अगर यहाँ तुम लोग देखोगे तो तुम लोग क्या देख पा रहे हो कि जैसे ही T बढ़ेगा, एक्चुअली ये फॉर्मूला तुम कैसा लिखना चाहते हो, इसको तुम ऐसा लिख के समझ सकते हो, e पावर Eg बाई 2kT। अब जैसे जैसे T की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो आइटम है ये Eg बाई 2kT ये क्या होगा, घटेगा, ये घटेगा तो E की पावर जो वैल्यू है वो और घटेगी, तो डिनोमिनेटर जो है वो घटेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। समझ में आई बात, डिनोमिनेटर घटता है तो टोटल वैल्यू बढ़ती है। क्या ये बात समझ में आई? तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, ज़्यादा ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आज़ाद होंगे। ठीक है ना, क्या ये बात समझ में आई? तो अब ऐसा है कि होल क्या होता है, होल यहाँ जो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो ये जो होल है ना, ये कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है तो वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है, या उसकी जब कमी फील होती है पूरे बॉन्ड को या पूरे एटम को बोल सकते हो तुम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं होल। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे होल तुम्हारा कैरियर का काम करेगा और इसका चार्ज कितना होगा, ठीक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ऐसा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा तो एक होल क्रिएट होगा, है ना, और ये तो हमेशा ट्रू होगा, एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो एक होल क्रिएट करेगा, दूसरा निकलेगा तो दूसरा होल क्रिएट करेगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे। क्या ये बात समझ में आई? सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे वो इक्वल होगा नंबर ऑफ होल्स, या बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। क्या ये बात समझ में आई? इसको मैं कंसंट्रेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो Ne है ना, ये नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या बोल सकते हैं डेंसिटी। ठीक है ना, मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी क्या होगा, नंबर अपन वॉल्यूम, है ना, और ये NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, और जितना भी होगा इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब प्योर कैरियर्स, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में कितने कैरियर्स अवेलेबल होंगे कंडक्शन के लिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे होल का बिहेवियर सोचो क्या होगा। ये जो होल है ये क्या कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, है ना, और यहाँ पे उसने एक होल बना दिया, तो अब इस होल में क्या होगा, इस होल में क्या होगा, इधर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन टूट के वो हो सकता है यहाँ चला जाए और वो यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दे, है ना। तो अब क्या हुआ, तुम ऐसा सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर गया, है ना, तो ये होल अब यहाँ से यहाँ मूव हो गया, ऐसा नहीं फील कर सकते क्या? तो यही है होल का मूवमेंट, इसी तरीके से होता है। तो एक्चुअली मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन हमको लगेगा कि होल का हो रहा है। तो यहाँ पे एक, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अप्लाई करोगे, बैटरी लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, और होल्स जो होंगे उसके साथ एक्सेलरेट होंगे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब होल्स का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव चार्ज के जैसा है, तो इनका जो करंट आएगा वो कन्वेंशनल करंट के साथ आएगा, और इलेक्ट्रॉन तो हमेशा करंट के अपोजिट होते हैं, ऐसा तुम लोग बचपन से जानते हो, फिर चैप्टर 3 में भी पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करंट कंडक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होगा, और हम लोगों को जो नेट करंट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट का सम। क्या ये बात समझ में आई?
सिंपल है ये चीज़, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ये जो होल मूवमेंट है ना, इसको एक चीज़ और सोच सकते हैं कि पहले यहाँ पे होल था, इसका मतलब क्या है, ये एटम अगर मैं यहाँ इस एटम की बात, तो ये कैसा है, ये अभी न्यूट्रल एटम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन ये होल क्रिएट होते ही ये क्या है, होल का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव ना, तो ये कैसा आयोनाइज नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे ये होल जब यहाँ मूव हुआ तो ये वाला एटम आयोनाइज हो गया। तो क्या मैं इस चीज़ को ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आयोनाइजेशन ट्रांसफर हो रहा है हर एक एटम का, है ना। तो मोशन ऑफ होल को हम लोग आयोनाइजेशन के ट्रांसफर की तरह भी सोच सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सो ये था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो वैलेंस बॉन्ड मॉडल समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को वो अपने पड़ोसियों से बांट के रखेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो उसको यूज़ करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे तो वैसे ही कंडक्टर मतलब बिहेवियर इसका इंसुलेटर जैसा रहेगा, कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जहाँ से निकलेंगे वहाँ पे बना देंगे होल, जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और वो भी कंडक्शन में भाग लेगा, इट विल टेक पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से। तो ये दोनों को मिला के हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट, और दोनों का सम हमारा नेट करंट होगा। अब हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा इंट्रिंसिक कैरियर्स का और उतना ज़्यादा ये कंडक्शन करेगा। समझ में आई बात? अब देखो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा करंट कैरियर्स का, उतना ज़्यादा इसका रेजिस्टिविटी कम होगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था कि कैरियर का कंसंट्रेशन काफ़ी कम था, तो वो हमारे उतने काम का नहीं आ रहा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी जो ये कमी है इसको हम लोग बदल सकते हैं, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्या करें? तो भाई अगर हम कहीं से भी किसी भी तरीके से उसके अंदर एक्स्ट्रा कैरियर्स जनरेट कर पाएँ तो वो क्या हमारे लिए कंडक्शन के लिए बेटर होगा। मतलब अगर उसके स्ट्रक्चर में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डाल दें या फिर एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट करा लें, तो ये दोनों तरीके से हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, या मतलब कैरियर्स जो करंट कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं उनका नंबर बढ़ा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। जैसे स्पोर्ट्स में प्लेयर्स अपना परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए डोपिंग करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमको इंट्रिंसिक जो अपना सेमीकंडक्टर है उसका परफॉर्मेंस इन्हेंस करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम डोपिंग कराना है। तो डोपिंग में क्या होता है, कोई अलग सी दवाई उसमें बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो सेमीकंडक्टर होगा ना, उसको जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे, जब उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, तो उसी टाइम मोल्टेन फॉर्म में उसमें हम कुछ दूसरे एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे। समझ में आई बात? अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ तो कि स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा, मान लो अगर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है तो वो कुछ ऐसा है, जर्मेनियम का भी ऐसा ही होगा, बस साइज में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोसेस से हम चाहते हैं कि यहाँ से ये सिलिकॉन हट जाए और इसकी जगह पे कोई डोपेंट आ जाए। कोई डोपेंट मतलब जिसको मैं डोपिंग के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल मिला रहा हूँ ना, वो आ जाए। तो यहाँ पे दो तरीका पॉसिबल है। हमको पहली चीज़ तो ध्यान ये रखनी है कि भाई इसको रिप्लेस करके आने वाला आइटम जो है वो इतना बड़ा भी ना हो कि इसके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर दे, मतलब शेप ही ख़राब कर दे, या इतना छोटा ही ना हो कि यहाँ पे फिट हो वो यहीं अटक जाए, मतलब अटक जाए इन द सेंस कि वो यहाँ जाए ही ना। समझ रहे हो ना? अगर इसका साइज बहुत छोटा होगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन काम करने लगेगा, इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमको चाहिए कि इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन रहे। तो मतलब हम जो भी चीज़ मिलाने वाले हैं उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, जो हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम या जो भी सेमीकंडक्टर है उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। मतलब बहुत थोड़ा सा मार्जिन हम ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो हमारे 14th ग्रुप में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। हाँ, तो उसके सब जस्ट आसपास का साइज किसका होगा, उसके लेफ्ट और राइट वाले का। मतलब 13th ग्रुप जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जिसमें कौन कौन आता है भाई, उसमें आ रहा है बोरॉन, आ रहा है एल्यूमिनियम, आ रहा है गैलियम, आ रहा है इंडियम, आ रहा है,
ठीक है ना। तो ये लोग 3 इलेक्ट्रॉन वाले, इनकी साइज लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 15th ग्रुप से भी जा सकते हैं राइट में, जिसमें क्या है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो इसको भी डाल सकते हैं, इसका भी साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये दोनों में तो नेचर लेकिन अलग है ना। जैसे अगर हम ग्रुप 13 की बात करें 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ग्रुप 15 की बात करें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, है ना। तो यहाँ पे अगर एक ग्रुप 13 वाला आया तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड बना ही नहीं। अच्छा, और ग्रुप 15 वाला है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो दोनों केस में फायदा हो रहा है। 15 वाला आ रहा है तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये लो करंट कराओ, कंडक्ट कराओ, ठीक है। और 13 वाला आ रहा है तो क्या कर रहा है, बोल रहा है मुझे दो, होल क्रिएट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो होल क्रिएट कर रहा है ना। सो दोनों तरीके से यहाँ पे होल क्रिएट हो चाहे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, करंट करने वाले कैरियर्स तो बढ़ रहे हैं ना, मतलब हमारा फायदा तो हो रहा है ना। तो इसी मेथड से हम लोग करते हैं। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? तो डोपिंग से हम लोग करते क्या है, जो लो इंट्रिंसिक कैरियर चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, उसको हम लोग बढ़ाते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्योंकि भाई करंट कैरियर कंसंट्रेशन कम था। इसके अलावा इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो सारे के सारे कैरियर्स टेम्परेचर मतलब थर्मली जनरेटेड थे, तो हमारे कंट्रोल में भी ज़्यादा नहीं था ना, ठीक है। और तीसरा जो नुकसान था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन इक्वल था, तो ज़्यादा यूज़फुल ये मटेरियल हमारे हुआ नहीं, तो हमने कर दी डोपिंग, ठीक। अब डोपिंग करके हम उसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो व्हाट इज डोपिंग? इट इज़ द डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी एटम्स हम ऐड करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, डोपेंट। और डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोप्ड सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक बोले तो एक्सटर्नल, फॉरेन पार्टिकल्स अब आ चुके हैं यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, इसमें ऐड करने के कई सारे मेथड्स हैं, बट ये हम लोगों को नहीं जानना है, समझे, मतलब बहुत ये डिटेल में नहीं पढ़ना है। बट रिक्वायरमेंट क्या है कि डोपिंग करते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखें, जस्ट लाइक प्रिकॉशंस। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है भाई कि जब भी डोपिंग करो तो पहले मेक श्योर करो कि जो तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर है वो 99.999999% प्योर हो, मतलब एकदम आइडियल केस लेके आओ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो डोपेंट एटम तुम मिला रहे हो वो आए प्यार से उसके एक एटम को निकाले और उसकी जगह पे फिट हो जाए, उसको ऐसा शेप डिस्टर्ब करने मत देना, मतलब उसका जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि वो क्रिस्टल के शेप को डिस्टॉर्ट ना करे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ये, मान लेते हैं ऐसा एक इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं, ये कितने 9 है, तुम्हारे पास ये 9 सिलिकॉन एटम्स है, इसमें तुम 8 ठोक बिस्मथ मिला दिए, 8 ठोक बोरॉन एटम्स मिला दिए। ऐसा मत करना, इस टाइप की स्कीम में डोपिंग नहीं होती। डोपिंग होती है कि अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स हैं तो तुम उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एटम मिलाओगे डोपेंट का। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जो डोपिंग कंसंट्रेशन तुम करने वाले हो, डोपेंट का कंसंट्रेशन जो तुम यूज़ करने वाले हो वो 1 ppm होगा, 1 पार्ट्स पर मिलियन। क्या ये बात समझ में आई? तो 2 टाइप के हमारे पास डोपेंट है ना। पहला कौन सा है, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग कैसा बोलने वाले हैं भाई, पेंटावेलेंट, है ना। और जो दूसरा है ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला है, और दूसरा क्या है हमारा, ट्राईवेलेंट, है ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब पेंटावेलेंट मिलाऊंगा तो देखो मैं एकदम बेसिक अभी बता रहा हूँ, एकदम रफ आइडिया। तो ये यहाँ आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आज़ाद, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, है ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे मेरे को नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, ठीक है। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है बात समझ में आई? एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, नेगेटिव से, कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से। क्या है बात समझ में आई? सो यहाँ पे ज्यादा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, तो करंट ज्यादा कौन बियर करने वाला है, कौन ज्यादा करंट फ्लो कराएगा, इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? इस वाले केस में क्या होगा, ये गायब, ये भी गायब। यहाँ पे क्या होगा, होल ज्यादा। होल कैसा होता है,
पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव नेचर ज्यादा, इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट कौन कंडक्ट कराएगा, मेजॉरिटी करंट, होल्स। होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ये बात समझ में आई? तो सेमीकंडक्टर अब कितने टाइप के हो गए, पहले थे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, उसके अंदर एक्सट्रिंसिक में भी दो टाइप हो गई, कैसी, एन टाइप और पी टाइप। क्या ये बात समझ में आई? अब डोपिंग के 3 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला ये होता है कि जब एकदम तुम्हारे पास मोल्टन फॉर्म में है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसी में ले जाके मोल्टन फॉर्म में डोपेंट को मिला दो, बट ज़्यादा अच्छा मेथड ये पाया नहीं गया। दूसरा है कि क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर को तुम डोपेंट के एटमॉस्फेयर में हीट करो, ठीक है। और तीसरा और आखिरी मेथड है जो कि है तुम्हारा बम्बार्ड कराने का, कि डोपेंट एटम्स को एक्सेलरेट कराओ और उसकी बम्बार्डिंग करा दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। समझ में आई बात? तो अब इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड यूज़ होता है वो है डिफ्यूज़न प्रोसेस, जो हमने बोला कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को उसके इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, मतलब उस एटमॉस्फेयर में जो डोपेंट है वो उड़ता रहना चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे अपने सेमीकंडक्टर ले आके तुम हीट करो। क्या ये बात समझ में आई? तो अब हम लोग बारी बारी वैलेंस बॉन्ड मॉडल देखेंगे, पहले एन टाइप का फिर पी टाइप का। समझ में आई बात? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंस बॉन्ड मॉडल देखते हैं आज, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि भाई अपने पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का बन रहा था ना। पहला क्या था, या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे और या तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में क्या हो रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन होता था, है ना। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा पड़ता था, तो वो इसके कहाँ पे पड़ा रहता था भाई, तो वो बॉन्डिंग में नहीं शामिल हो पाता था, वो अलग से फ्री रहता था, तो वो कंडक्शन ज़्यादा कराता था। तो पहले पी टाइप के लिए देखते हैं, ठीक है। तो पी टाइप में सोचते हैं तो क्या होगा, तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे 2 की बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे 2 की बॉन्डिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 की हो गई, बट ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आज़ाद रह गया, ठीक है। और ये फ्री है यहाँ पे, सो यही यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स बनाएगा और ये यहाँ पे फ्री टू मूव रहेगा। तो कैरियर्स का, अरे हमने पी टाइप बोला और बनाया डायग्राम एन टाइप का। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना है ना, तो हम पहले एन टाइप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल को एज्यूम कर लो, ठीक है। और कोई एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बताओ कोई नाम बताओ भाई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का। नाइट्रोजन कभी इम्प्योरिटी काम नहीं करेगी बेटा, ठीक है। फॉस्फोरस, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये 4 बॉन्ड हो गए सिलिकॉन के साथ, 4 पड़ोसी और एक आइटम अकेले पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडक्शन कराएगा और मेजॉरिटी कैरियर्स का काम करने वाला है। बताओ कोई दिक्कत? तो ये मेजॉरिटी है, इसी के कारण यहाँ पे कंडक्शन कौन करा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसी के कारण इस टाइप के सेमीकंडक्टर का नाम हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हमको अभी इसमें देखना क्या है तो इसमें देखना ये है कि भाई देखो, ये 5वां इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड होगा इससे, ये जो कोर होगा एटम का, इससे बहुत ही लूजली बाउंड होगा और इसके लिए बहुत कम एनर्जी ही चाहिए हमको। सिलिकॉन के लिए 0.01 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो कितनी कम एनर्जी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ये फ्री हो जाएगा कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह से। तो इसलिए हम लोग जब आगे देखेंगे तो हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.01 है उससे पहले क्या हो रहा होगा, उसका कंडीशन हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटी है फॉस्फोरस, ये यहाँ पे कर क्या रहा है, ये कंडक्शन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लो भाई डोनेट कर रहा है ना। तो इसलिए ऐसी इम्प्योरिटीज को हम लोग डोनर इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इनके पास ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अब सोचो सिंपल सी बात है ना, डोनेट कौन करेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। गरीब आदमी तो खुद का पेट भर ले, क्या डोनेट करेगा, क्या दान देगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो अब एक चीज़ सोचो, ये तो ठीक है, बट थर्मली जनरेटेड जो हीट की वजह से जनरेट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन और होल, वो तो यहाँ पे रहेंगे ही, उनको कोई मना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डोपिंग की वजह से भी बढ़ा, थर्मल की वजह से भी बढ़ा, होल्स भी बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कंडक्शन में पार्ट करेंगे, बट वो माइनॉरिटी रहेंगे क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम रहेगी। तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। क्या है बात समझ में आई? कोई दिक्कत इस बात से?
ठीक है। और कई बार हम लोग n और p को, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को Ne और NH की जगह पे n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन p भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है, तुमको समझना है। बताओ समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। तो ये जो n टाइप मटेरियल है ना, यहाँ पे सोचो, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन लूट लिया है ना, आइडियली उसको न्यूट्रल होना था, उससे तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या हुआ, उस बेचारे के पास चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो मैं इस पूरे एटम को ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि ये जो है ये है एक पॉजिटिव कोर है, और उस पॉजिटिव के पास एक कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। क्या ये बात समझ में आई? समझ पा रहे हो क्यों हम लोग पॉजिटिव कोर ले रहे हैं? क्योंकि उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल है। तो भाई किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मतलब नेगेटिव चार्ज निकालोगे, डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो क्या बचेगा उसके पास, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को एक पॉजिटिव कोर और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बो में देख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? तो ये था एन टाइप का केस। अब पी टाइप का केस तो बहुत सिंपल ही होने वाला, अगर ये समझ में आ गया तो बड़े आराम से समझ सकते हो। तो चलो इसको ड्रॉ कर लो, फिर पी टाइप का देखते हैं। तो चलो अब हम लोग एन टाइप तो देख चुके हैं, तो अब पी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम करते क्या थे भाई, तो हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते थे। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बोले तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 बॉन्ड तो बना लेगा, तीसरा भी बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। चौथा वाला बॉन्ड बनाने के लिए इस भाई साहब को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, खाली, है ना। और इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी या फिर होल। सो यहाँ पे होल की मात्रा बढ़ जाएगी, आसान शब्दों में समझें तो। सो हियर P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N, या नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत। और इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग लें तो यहाँ पे गैलियम ले लेते हैं। गैलियम एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और ये क्रिस्टल फिर से हम लोग सिलिकॉन का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। सो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बता देगा। हाँ, एल्यूमिनियम इज अ मेटल ले सकते हो, बट यूज नहीं किया जाता। करने को बहुत कुछ कर सकते हो, तुमको साइज भी देखना है ना, ध्यान रखना। बगल में है तो साइज तो ऑलमोस्ट सेम होगा, ले तो सकते हो, बट मैंने अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं कि एल्यूमिनियम यूज हो रहा हो। बट ठीक है, ऑप्शन अच्छा है, बट उसके डिसएडवांटेज जाके खोजना, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब ये होल क्रिएट कर रहा है ना, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब क्या है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये करेगा क्या, ये अपने पड़ोसी वाले यहाँ वाले बॉन्ड को बोलेगा, भाई 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 अपना इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे होल आ जाएगा, है ना। ये कंडक्शन मेथड हम ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो अब इस गैलियम के पास हुआ क्या, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं कैसे एज्यूम कर सकता हूँ, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये नेगेटिव कोर है, और उस पर इसके पास क्या है, होल्स हैं कंडक्शन के लिए। क्या ये बात समझ में आई, है ना। अब नेगेटिव और होल का कॉम्बिनेशन देखोगे तो इट इज़ न्यूट्रल, सो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि एन टाइप पी टाइप बनाने में अपन नेगेटिव पॉजिटिव कर डाले, सत्यानाश नहीं होगा, सिस्टम खराब नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आई क्या? सो यहाँ पे मेजॉरिटी कौन होगा, मेजॉरिटी आर होल्स, मेजॉरिटी कौन है, होल्स हैं, और माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहेगा वो रहेगा ही ना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि थर्मली जनरेशन होगा ही नहीं, वो होगा, ऑलवेज होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है ना। इस गैलियम को छोड़ दो, बाकी को देखो ना, तो इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टी थी वो तो उसके पास रहेगी कि नहीं। अच्छा, तो ये गैलियम कर क्या रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। पिछले केस में जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी थी तो वो डोनेट कर रही थी, ये क्या कर रही है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, बोल रहे आन दो, तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम या एक्सेप्टर डोपेंट, जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को?
ठीक है। और ये होल क्रिएट कर रहा है, कंडक्शन कैसे कर रहा है तो तुम लोग समझ ही गए हो। ठीक, तो ये थी बात अपनी पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली देखते हैं कि क्या मतलब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किस टाइप का बिहेवियर दिखता है हमको, इलेक्ट्रॉन का होल का टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, चलो इतना नोट करो पहले। चलो तो आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन है, होल है, ये सारे कंडक्शन के लिए आते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस में जब अपन इलेक्ट्रॉन या होल दोनों क्रिएट कर रहे हैं, मतलब तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है एटम का, है ना। और उसके अलावा क्या हो रहा था, देखो हमने जब देखा था ट्राईवैलेंट के केस में, सो यहाँ पे अगर यहाँ पे अपना होल था तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो ये वाले बॉन्ड को उसने तोड़ दिया, ठीक है कि नहीं, और ये वाले बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट कर दिया। यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके अलावा एक और चमत्कारी चीज यहाँ पे हो रही है, वो क्या हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिलके एक दूसरे के वजूद को खत्म कर रहा है, मतलब होल को खत्म कर रहा है ना। मतलब क्या क्या रहा है ये उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, ठीक है कि नहीं। या आसान भाषा में मैं बोलूँ तो रिकम्बाइन हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल तो एक ही बात है नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन कर जा रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, होल्स भी जनरेट हो रहे हैं, दोनों जोड़ी में जनरेट हो रहे हैं थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। अपने डोपेंट की वजह से जो भी मेजॉरिटी बन रहा है, जो भी माइनॉरिटी बन रहा है, दोनों के केस में वैलिड है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है ना, सो दोनों चीज़ें हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस चीज़ के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होगा। और अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर मैं बात करूँ, तो जो जनरेट हो रहे हैं ना चार्ज कैरियर्स, उसके इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मतलब जितने कैरियर्स जनरेट होंगे उतने ही रिकम्बाइन होंगे। सो अपने को और चेंज कंसंट्रेशन में नहीं दिखेगा इक्विलिब्रियम पे। क्या ये बात समझ में आई। अब ये रिकॉम्बिनेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसने होल को देखा और दोनों में टक्कर हुई तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, सिंपल सी बात है। अब देखो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जैसे मान लो अगर एन टाइप की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो होल्स में टकराने की संभावना ज़्यादा होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो मतलब मैं अगर बोलूँ कि डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी कोलिजन की ज़्यादा होगी, मतलब रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आई। सो ये जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अपने पास होल्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दोनों पे। तो अगर मैं बोलूँ कि दिस इज रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लगा सकता हूँ R, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये जो R है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। अब जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था, इंट्रिंसिक में Ne इज इक्वल टू NH होता था, जो Ni के इक्वल होता था इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के। यहाँ पे R क्या है, मैं लिख देता हूँ रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट, कोई दिक्कत। तो इंट्रिंसिक में अगर ये होता था तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना हो जाएगा, R इंटू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, R इंटू Ni स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा अगर एक्सट्रिंसिक की बात करोगे तो अलग अलग होगा, तो इसमें अलग तो होना ही है, ठीक है कि नहीं। अब अगर हम माने कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसका लैटिस सेम है, तो उसमें क्या होता है ना कि जो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है वो जो है, या फिर जो रेट ऑफ जनरेशन है वो सेम रहता है, ठीक है। मतलब अगर हमारा लैटिस डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर सेम है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जो रेट ऑफ जनरेशन है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का और जो उनका रिकॉम्बिनेशन का रेट है, स्पीड है, रफ्तार है, वो दोनों बराबर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो,
दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि RNeNH जो है वो इक्वल होना चाहिए RNi स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या मिला, Ne इंटू NH, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्या है बात समझ में आई? सो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ होल्स को स्मॉल होना ही पड़ेगा इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए। कोई दिक्कत? या फिर नंबर ऑफ होल्स कम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर पी टाइप की बात करोगे तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम होना पड़ेगा, ताकि Ne और NH का प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के इक्वल हो। क्या ये बात समझ में आई? किसी को इसमें कोई दिक्कत? सो ये हमने वैलेंस बॉन्ड मॉडल डिस्कस किया, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों सेमीकंडक्टर का। पहले हमने इंट्रिंसिक का देखा, फिर हमने एक्सट्रिंसिक की जो दो टाइप्स हैं जो डोपिंग की वजह से हमको मिलती हैं उसको हमने देखा। एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, दोनों में क्या प्रोसेस होता है, कैसे डोपिंग करते हैं हम लोग, डोपिंग क्यों कर रहे थे, क्या फ़ायदा हुआ। फिर एन टाइप बना तो एन टाइप में क्या है, बैलेंस बॉन्ड मॉडल, पी टाइप में क्या है, बैलेंस बॉन्ड मॉडल। ये सब हमने अभी डिस्कस किया। किसी कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो।